अभी क्या हुआ था, अमेरिकी विमान, अमेरिका का एक जेट, ठीक है, अमेरिका का एक जेट दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करा तो बड़ा विवाद हुआ था। चीन ने कहा था कि हमारा क्षेत्र है और अमेरिका ने कहा ये आपका क्षेत्र नहीं है, कंबोडिया का क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको एक बता दूं कि दक्षिण चीन सागर कहाँ आता है वो देख लीजिए। अभी विवाद है चाइना और अमेरिका के बीच में। देखिए ये बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूँ, ये हमारा भारत, ये है भारत, आपको याद रखना है, ये है भारत, ये है चीन, ये ऊपर वाला पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर आपको याद रखना है, और ये नीचे वाला है दक्षिण चीन सागर। याद रखेंगे नीचे वाला क्या है, दक्षिण चीन सागर। तो आपको याद रखना है नीचे वाला जो है दक्षिण चीन सागर, और यहीं पर इधर ही आपको मिलेगा कंबोडिया। लाओस की लगती, कंबोडिया की नहीं लगती। लाइक एंड शेयर करते चले। तो अभी हुआ क्या दोस्तों, आपको बताता हूं कि कंबोडिया देश की सीमा नहीं लगती दक्षिण चीन सागर से। और अभी विवाद इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि अमेरिका के जहाज और चीन के जहाज का टकराव हो गया दक्षिणी चीन सागर में। मैं आपको बात बता दूं कि दक्षिणी चीन सागर में, पूरे सागर पे चीन क्लेम करता है, ये इसको येलो सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो सी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। वापिस आते हैं कंबोडिया की राजधानी क्या है, चलिए देखते हैं कंबोडिया की राजधानी। देखिए कंबोडिया दिख रहा है आपको, कंबोडिया नहीं लगता दोस्तों, वियतनाम लगता है। ये देखिए ये है चाइना, तो वियतनाम लगता है, कंबोडिया नहीं लगता। कंबोडिया की राजधानी अगर मैं बात करूं, कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी है फोन पेन। क्या है, फोन पेन। आपको याद रखना है, बहुत आईएमपी है कंबोडिया, जहां आपको अंकोर वाट मिलेगा, अंकोर वाट मंदिर याद रखिएगा। ये विष्णु मंदिर है, ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। पूर्ण नहीं हो पाया, पूर्ण करा धरणीन्द्र वर्मन ने, ठीक है। तो सूर्यवर्मन ने इसकी नींव रखी थी, अंकोरवाट मंदिर जो विष्णु मंदिर है, और धरणीन्द्र वर्धन ने इसको कंप्लीट करा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर आपको याद रखना, अंकोर वाट। 2017 में यहाँ के राष्ट्रपति विजिट भी करके आए थे, आपको याद रखना होगा। अंकोर वाट आपको याद रखना, अंकोर वाट बहुत आईएमपी है। तो आपको क्वेश्चन की तरफ वापस ले चलते हैं। दक्षिण चीन सागर सीमा पर कौन सी शहर, अंकोर वाट। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। इंडोनेशिया की क्या है, जकार्ता। क्या आएगी, इंडोनेशिया की जकार्ता। ब्रुनई भी एक द्वीप है, बंदर सेरी बेगावान। ये आपको याद रखना है, सबकी राजधानी लिख दी है मैंने, ठीक है। आंसर कंबोडिया है, आंसर क्या आएगा, कंबोडिया आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। कंबोडिया की सीमा नहीं लगती। दक्षिण चीन सागर में मछलियां बहुत पकड़ी जाती है, यहाँ पर गैस के बहुत अच्छे भंडार हैं, आपको याद रखना है। और इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका, भारत या अन्य देशों की यहाँ पर चहल पहल बढ़ जाए। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। चलिए दूसरा, फ्लैश लाइट अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है। फ्लैश लाइट स्पेसक्राफ्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, जापान, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस। जल्दी बता दीजिए दोस्तों, बहुत शानदार है। लाइक एंड शेयर करते चले। नोट्स कैसे बनाए बेटा, जो जो लिख रहा हूं वो लिखते चले। थैंक यू बेटा चाय के लिए। चलिए फटाफट बताइए, लाइक एंड शेयर, नोट्स बनाते चले, आप नोट्स बनाते चले। देखिए ये आएगा अमेरिका। अब आपको बता दूं, अमेरिका के नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, अमेरिका के नासा ने फ्लैश लाइट, मैं आपको बता देता हूं, फ्लैश लाइट
नाम से एक अंतरिक्ष यान कहां भेजा ये आपको बता देता हूं। चांद पर। कहां भेजा भैया? चांद पर भेजा। ये आपका फ्लैश लाइट के नाम से क्या है? इसको लूनार फ्लैश लाइट। इसका अगर पूरा नाम लिखूं मैं, लूनार फ्लैश लाइट। और लूनार का मतलब है चांद। तो चांद पर नासा ने अपना एक नया अंतरिक्ष यान भेजा, फ्लैश लाइट। आपको याद रखना है, क्या नाम रखना है? फ्लैश लाइट। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो चांद अब हम यहां दिखा नहीं पाएंगे, मैं देख लेता हूं, चांद का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा इसी को चांद के रूप में बताऊं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा चांद के रूप में बता देता हूं। एक फॉर इमेजिन कर लीजिए कि ये चांद है, ठीक है। अब ये हमारा चंद्रमा, ठीक है। तो ये चंद्रमा है। अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की जो सरफेस है, इसमें से 59% हम सतह नहीं देख पाते हैं। हम सतह देख पाते हैं, मतलब सिर्फ सतह देख पाते हैं। आपको बता दूं कि हम कितना देख पाते हैं? 59%। ओनली 59% सतह ही हम देख पाते हैं, इसके बाद की सतह हम नहीं देख पाते। जो सतह नहीं देख पाते उसको कहते हैं डार्क साइड। क्या कहा जाता है? डार्क साइड ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा की डार्क साइड, जहां पर हमने चंद्रयान 2 लैंड करने की कोशिश कर दी, प्रज्ञान लैंडर था, याद है ना आपको। और मैंने विक्रम रोलर की बात करी थी। तो डार्क साइड पर चंद्रमा के जो डार्क साइड होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है डार्क साइड को, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। आपको ये याद रखना है। चंद्रमा पर आपको सी ऑफ ट्रैक्विनिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी। अगर ट्रैक्विलिटी क्या है? ये चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। ये चंद्रमा के विशाल गड्ढे हैं जिसमें पानी तो नहीं है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी का मतलब है धूल के गड्ढे। क्या बोलते हैं सी ऑफ ट्रैक्विलिटी को? धूल के गड्ढे, ठीक है। ये धूल के गर्त है। क्या बोला जाता है? धूल के गर्त है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत, अगर पूछा जाए ऊंचा पर्वत चंद्रमा पे, तो उसका नाम है लिबनिट्स। क्या नाम आएगा बेटा? लिबनिट्स। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिट्स। आपको याद रखना है। चंद्रमा पर भारत किसी मनुष्य ने पैर कब रखे थे? 1969 20 जुलाई। आपको याद रखना है, मैं चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन। याद रखेंगे। चंद्रमा 27.5 दिन में, लगभग 27.5 दिन में भारत की मतलब पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी आपको दे चुके हैं। तो आपको याद रखना फ्लैश लाइट। क्या रखेंगे आप? फ्लैश लाइट। ये याद रखना, हाल ही में भेजा गया नासा के द्वारा चांद पर। देखो, याद करवा दिया, नासा के द्वारा फ्लैश लाइट। चांद क्या है? चमकता है, और चमकीला मतलब फ्लैश। तो फ्लैश लाइट कहां भेजा हमने? चांद पर, नासा ने। चलिए, हॉर्म्यूज जल मरुमंडल या जल मरुमध्य किसे जोड़ता है? वेयर यू फाइंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। जल्दी बताइए, चर्चा का विषय क्यों है दोस्तों? अभी हाल ही में ईरान ने यहां युद्ध अभ्यास करा। ईरान ने यहां युद्ध अभ्यास किया, युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसलिए चर्चा का विषय किन दो देशों को? ओमान की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी, या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी किसको जोड़ती है? हॉर्म्यूज जल संधि किसको जोड़ती है? जल्दी बताइए। बी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं। लाइक एंड शेयर करते चलिए। 5K के पहले नहीं रुकेंगे आज, बहुत दमदार है। देखिए ना, जितने भी करंट अफेयर्स हैं शुरुआत में ज्योग्राफी से और फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सी बता रहे हैं ओमान और अदन की खाड़ी, फारस और ओमान की खाड़ी आएगी। क्या आएगी? फारस और ओमान की खाड़ी। दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम भी आता था। पर्शियंस, ये पर्शियंस कौन थे दोस्तों? इराक ईरान के क्षेत्र को पुराने समय में पर्शियन
पर्शिया कहा जाता था, या हम हिंदी वासी इनको कहते थे फारस। क्या कहते थे? फारस। बहुत सही चीज बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको याद रखा दे, तो देखिए ये आएगा भैया, आप देख लीजिए जरा, यहाँ ये हो गया हमारा भारत, ये क्या हो गया? भारत। इधर आएगा पाकिस्तान, उसके बाद आएगा अफगान, और इधर आता है ईरान। क्या आता है? इधर ईरान आता है दोस्तों। तो ईरान यहां मिलेगा, तो ये फारस, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी, अदन जो इधर, अरे ये है अरब, तो फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ठीक है, होमुर्ज संधि। होमुर्ज, क्या नाम है उसका? HORMUZ, होमुर्ज संधि। ये आपको याद रखना है। ये वही ईरान है, ये वही ईरान है दोस्तों, ये वही ईरान है जहां पर अभी कौन सा अभियान चलाया था? इसका विरोध करा था भैया, महिलाओं ने अपने बाल काटे थे ईरान में। अभी किसकी मौत के बाद एक आंदोलन चलाया था, और ये किसके खिलाफ था? गर्ल्स ने एक आंदोलन चलाया था ईरान में, जल्दी बताइए। हिजाब, हिजाब क्या आएगा? हिजाब, हिजाब आंदोलन, ये आपको याद रखना है, ईरान में चला था हिजाब आंदोलन, हिराब में। और जब भी मैं ईरान की बात करता हूं दोस्तों, जब भी मैं ईरान की बात करता हूं, आपको याद रखना होगा चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह ये कहां है दोस्तों? ईरान में है, जिसमें भारत ने पैसा लगाया है। ईरान में जिसमें भारत ने पैसा लगाया है, और भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान तक सीधे कनेक्टिविटी हम किस बंदरगाह से निकालते हैं? चाबहार बंदरगाह, ठीक है। तो फारस याद रखेंगे, फारस, फारस से आने वाले लोगों की बोली थी फारसी। मुगल जो हमारे वहां इंपेरर रहे थे, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी। और जब फारसी लैंग्वेज से यहाँ की हिंदी लैंग्वेज मिली, तब जन्म हुआ दोस्तों उर्दू का। तब जन्म क्या हुआ? उर्दू। और उर्दू के जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसने उर्दू की खोज की? अमीर खुसरो। क्या नाम आता है? अमीर खुसरो। व्हेन फारसी लैंग्वेज मीट हिंदी लैंग्वेज, ये डिस्कवर्ड्स उर्दू। तो जो उर्दू निकलती है, उर्दू के जो अल्फाज निकलते हैं, उर्दू पाकिस्तान में नहीं जन्मी, हिंदुस्तान में ही जन्मी है। फारस के लोग हमारे यहाँ के प्रोनाउंसिएशन को ठीक से नहीं बोल पाते थे। सिंधु बिकम हिंदू, सिंध बिकम हिंद। वो सिंध, वो स को ह प्रोनाउंसिएट करते थे, दैट्स व्हाई सिंध बिकम हिंद। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ये है ओमान, ये है ईरान, और यहां आता है हारमुज, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये ओमान, ठीक है, और ये ईरान। चलिए, साइप्रस किस सागर में स्थित है? साइप्रस, साइप्रस एक द्वीपीय देश है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ चर्चा में रहा है, तो जल्दी बताएंगे कि साइप्रस कहाँ आता है? साइप्रस बहुत फेमस है अपने पर्यटन के लिए। किसके लिए फेमस है बेटा? पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी याद रखेंगे। रक्षा समझौता करा है भारत ने। चर्चा में क्यों है भैया? पहले तो बता देता हूँ चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों, आपके लिए जो भी क्वेश्चन आता है तो पहले तो चर्चा। भारत ने साइप्रस के साथ रक्षा समझौता करा। रक्षा समझौता, ये थोड़ा सा याद रखना। साइप्रस बिल्कुल, ये कहाँ आएगा बेटा? ये भूमध्य सागर में आएगा, लाल सागर में नहीं आता। कहाँ आता है ये? भूमध्य सागर में आएगा, आपको याद रखना है। किस में आएगा? बफर हो रही है बेटा, चेक कर लेंगे अगर बफर हो रही है तो, ठीक है। या साइप्रस और भारत के बीच में रक्षा समझौता है, भूमध्य सागर में आता है। साइप्रस एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा है। देखिए, ये है ग्रीस, ये है टर्की, ये है इराक, ये जॉर्डन, इजराइल, और ये आता है साइप्रस। साइप्रस निकोसिया, ठीक है, इसकी राजधानी है। साइप्रस की जो राजधानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस आपको याद रखना है। अच्छा, साइप्रस जो है भूमध्य सागर में आता है। कहाँ आता है? भूमध्य सागर। पहले तो ये याद रखने, भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है ना, ये द्वीपीय देश है। इससे बड़े जो है वो दो है, एक तो सिसिली है और एक सार्डिनिया, आपको याद रखना है, ठीक है।
ये आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। लेफ्कोसिया, लेफ्कोसिया भी कहा जाता है इसकी राजधानी को, लेफ्कोसिया भी कहते हैं, और निकोसिया, या क्या कहा जाता है, निकोसिया, आपको याद रखना है। पर्यटन के हिसाब से बहुत फेमस है। इसके निकोस इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति निकोस हैं, आपको याद रखना। कौन है भैया? निकोस साहब है, आपको याद रखना कौन है, निकोस, ठीक है। ये आपको याद, ये कौन है? निकोस। एक और चीज, दुनिया में इसका आकार जो है सिगार जैसा है, सिगार जैसा आकार। ये पूछ सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सिगार के पाइप जैसा, ऐसा सिगार, ये है ना, यहाँ पाइप, सिगार यहाँ से धुआं निकलता है, तो ऐसे सिगार के पाइप जैसा आकार है। दुनिया में मात्र 2 ही तो देश हैं कि जहां जिनके झंडे पर उनके उनके देश का नक्शा है। एक तो कोसागो, और सेकंड है साइप्रस। ये दोनों ऐसे देश हैं जिनके झंडे पर उनके देश की आकृति है। ऐसे बहुत कम देश हैं, कम क्या 2 ही देश हैं, आप तो याद है, कोसागो और साइप्रस, जिनके झंडे पे उनका देश का मानचित्र है। चलिए, तो रक्षा समझौता हुआ है। अब भारत के तगड़े तगड़े करंट, देखो चारों क्वेश्चन इंटरनेशनल के 1 नंबर थे। अब देखिए भारत के भी 1-1 नंबर आपके आएंगे। रेड हेलन, कॉमन बैंडेड पीकॉक, ठीक है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में क्या है? ये है क्या? रेड हेलन, कॉमन बैंडेड पीकॉक, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में क्या है? ये 2-3 नई चीजें मिली है। क्या ये मछली की प्रजातियां हैं? क्या ये स्तनधारी है? क्या ये पक्षी है? क्या ये तितली है? फटाफट बता दीजिए। लाइक एंड शेयर करते चलिए दोस्तों। लाइक एंड शेयर करते चले, लाइक एंड शेयर करते हैं। चलिए देखिए, आपका मेन पर्पस होना चाहिए, सुबह सुबह जब 8 बजे देवेंद्र सर आपके लिए चाय वाली क्लास लेके आते हैं, चाय का मग हो, कॉपी हो, पेन हो, दिमाग आपका संपूर्ण इस क्लास के ऊपर लगा रहे। इतनी मेहनत करके इतनी सुबह को, इतनी, मेरी आंखें पूरी लाल रहती है, मैं बहुत मतलब तेज चला के इधर गाड़ी आता हूँ क्योंकि मेरा घर दूसरे कोने में इंदौर में। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज लाइक भी करें और उसे शेयर कर दिया करो। यहाँ बातचीत मत करा करो, थोड़ी सी डिग्निटी ऑफ क्लास की जो है वो मेंटेन रखा करें आप। चलिए, सी बता रहे हैं, सी नहीं बेटा, ये आएगा तितली, बटरफ्लाई, तितली है ये। क्या है बेटा? तितली है। रेड हेलन, कॉमन बैंडेड पीकॉक में शायद अगर फोटो होंगे तो ये देखिए, ये है रेड हेलन, रेड हेलन, ठीक है। ये आपको नई प्रजाति मिली है, और ये रेड हेलन और कॉमन बैंडेड पीकॉक, कॉमन बैंडेड पीकॉक, ये क्या है? ये सब नई प्रजाति है तितली की। क्या मिली है बेटा? तितली की नई प्रजातियां मिली है, आपको याद रखना है। अब कहाँ मिली है, कहाँ मिली, अब ये कहाँ मिली मैं वो बता देता हूँ। कहाँ मिली, कहाँ मिली? ये मिली हमें नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी पर्वतमाला। ये कहाँ मिली? ये नीलगिरी पर्वतमाला पे मिली, मदुमलाई, मदुमलाई टाइगर प्रोजेक्ट में, मदुमलाई टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, तितलियों की बात करते हैं तो भारत में करीबन 1500 प्रजातियों की तितली है। हम अगर भारत की बात करूं तो भारत में तितली की 1500 प्रजातियां हैं, 1500 प्रजाति है, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक है पर आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का देव सर स्पेशल चल रहा है, भारत का प्रथम तितली पार्क, प्रथम तितली पार्क, तितली पार्क कहाँ है भैया? बन्नेरघट्टा। क्या मिलेगा? नहीं याद रखेंगे, क्या है? बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा कहाँ मिलेगा? कर्नाटक। कहाँ मिलेगा? बन्नेरघट्टा, कर्नाटक में भारत का प्रथम तितली पार्क है। अब हम चूंकि मध्य प्रदेश की भी तैयारी करें तो मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क,
प्रथम तितली पार्क अगर आपसे पूछे तो आपको लगाना है रायसेन। क्या लगाना है आपको? रायसेन। और मध्य प्रदेश का द्वितीय तितली पार्क पूछे तो आपको राला मंडल इंदौर लगाना है। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, रेड हेलन कॉमन बेडेड पीकॉक हमें नीलगिरी की पहाड़ियों में मिली है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं। नीलगिरी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बनती है नीलगिरी की पहाड़ियां। डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा। ये भी आपको याद रखना है। यही तितली की नई प्रजातियां मिली है। भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा कर्नाटक, प्रथम तितली पार्क मध्य प्रदेश का रायसेन। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या लिखना है? हमारा राला मंडल इंदौर का। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में तितलियां सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में सबसे ज्यादा तितली सबसे ज्यादा तितली कहाँ? तो आप लिखेंगे उत्तराखंड। भारत में सबसे ज्यादा तितली कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी आपको कहाँ मिलेगी? तो जहां फूल होंगे वहां तितली होगी। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, फूल वैली ऑफ फ्लावर्स आपको याद रखना है, तो आप उससे तितली याद रख लोगे। ठीक है, क्लियर है? मेरा टोटल भारत में कितने नंबर ऑफ तितली पार्क है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि हाउ मेनी ऑफ देम, इसके कितने हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 हो गए। कुछ जगह पर क्या हुआ बेटा, ऑफिशियली तितली पार्क घोषित नहीं हुआ। जैसे टाइगर बन्नेरघट्टा में जो है उसी के अंदर, जैसे अपने कैसे स्नेक पार्क बना दिया, वन विहार के अंदर ही स्नेक पार्क बना, वैसा कुछ उत्तराखंड। तो जानकारी आपको दिया, तो तितलियां सबको है। ठीक है, किसने हाल ही में कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका मैं आपको बता दूंगा अलग अलग कितने हैं। जिनका मेरे को आइडिया है ना, मैं उनका जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, केवीएस की क्लास लाई है हमारे लिए। बिल्कुल मोनिका, मैंने आपके कल कमेंट पढ़ लिए थे। बिल्कुल अभी आपको बिल्कुल। चलिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी या इनमें से कोई नहीं। भाई ये सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है मालूम है? जासूसी विभाग। क्या है ये? जासूसी विभाग। मैं आपको बता दूंगा इसकी उद्घाटन किसने करा है? अपने अमित शाह गृह मंत्री ने, गृह मंत्री साहब ने करा। अमित शाह मोटा भाई ने करा है देवहल्ली में डिटेक्टिव। अभी कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, ये कौन सा? ये छठा है, ये पहला दूसरा नहीं है भारत का जासूसी सेंटर। ये पहला दूसरा नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। केंद्रीय, ये देखिए केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अब ये कहां खुला भैया? देवहल्ली। ये कहां खुला है? देवहल्ली। ठीक है, जो देवहल्ली में खुला ना बेटा, ये 6th था। ये क्या था? 6th था। ये कहां आता है? कर्नाटक में 6th था हमारे। इन्होंने इससे पहले 5 थे। 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले कहां खुला था? कलकत्ता। ये याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में खुला था सबसे पहला 1958 में। कब खुला था? 1958 में। फिर हैदराबाद, फिर चंडीगढ़। क्या आएगा भैया? चंडीगढ़। जयपुर। क्या आएगा भैया? जयपुर। और गाजियाबाद, लास्ट वाला जो खुला था गाजियाबाद। तो 5 तो ये हो गए, और ये छठा है, ये थोड़ा सा याद रखें। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, ये आपको याद रखना। कोलकाता वाला सबसे पहला, वो याद रखना। कोलकाता वाला टोटल कितने? 6। और अभी कहां खुला? देवहल्ली कर्नाटक में। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल लेन, ये जुआरी बीज कहां पे शुरू हुआ? जुआरी से याद है आपको? बताया था मैंने, कल का ही लेक्चर था। क्या जुआरी नदी कहाँ है? जहां जुआ बहुत खेलते हैं। जुआ खेलना अलाव है, या जुआ खेलना अनुमति मिली है।
और कौन सा जुआ कहाँ खेला जाता है भारत में? गोवा। कहाँ खेला जाता है? गोवा। तो आपको टिक क्या करना है? गोवा। महाराष्ट्र नहीं आएगा बेटा, महाराष्ट्र। सेकंड पूछा है, सेकंड। तो आपको याद है जुआरी ब्रिज कहाँ मिलेगा? जुआरी ब्रिज मिलेगा जुआरी नदी पर। और जुआ कहाँ खेला जाता है? गोवा में खेला जाता है। कल ही याद करो, मैंने बोला था मुंबई में मीठी नदी है, गोवा में जुआरी नदी है, ठीक है, याद है? तो आपको याद रखना है गोवा में जुआरी नदी पर बना है ये, इसको कहते हैं केबल। अब ये केबल ब्रिज कैसा होता है आपने देखा? इस तरह से, इस तरह से, ये इसको कहते हैं केबल ब्रिज। केबल ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? केबल ब्रिज कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये है केबल ब्रिज, है ना? सेकंड, भारत का सेकंड सबसे लंबा कहा? जुआरी नदी पर बना, गोवा में। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई। क्या भैया? श्रीधरन पिल्लई। अब यार ये सेकंड है तो बोले सर पहला बता दो ना। फर्स्ट का है? फर्स्ट सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, ये आपको कहाँ मिलेगा? भरूच। कहाँ मिलेगा? भरूच, गुजरात, है ना? तो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज हो गया भरूच, गुजरात में। और उसके बाद सेकंड सबसे लंबा मिल गया जुआरी, जाएगा सॉरी, जुआरी नदी पर। अब आपसे ऊंचा, सबसे ऊंचा वो दुनिया का हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर आपसे पूछे तो ये बन रहा है भारत में ही, चिनाब नदी पर। कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी पर। ये आपको याद रखना है, चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। ये रेलवे पुल है जिसे इतना ऊंचा बनाया जा रहा है कि एफिल टावर से भी ऊंचा, कई और उससे भी ऊंचा ये चिनाब नदी में। तो बादलों के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी और ये अपने आप में, मैं तो कहता हूँ ये अजूबा ही होगा। और भारत ने इसको अंजाम दे दिया है। इस साल ये चालू हो जाएगा, 2022 इसका लास्ट टारगेट था, कंप्लीट हो चुका है, टेस्टिंग अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर, हाँ, कांच का पुल ऑस्ट्रेलिया में। चलो ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो गोवा। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? पशुओं के लिए पहली बार IVF की टेक्नोलॉजी शुरू की गई, वो भी मोबाइल यूनिट, चलती फिरती IVF, ठीक है। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, याद है ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था IVF टेक्निक क्या होती है। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब मादा के अंडाणुओं को लिया जाता है, उसे एक बॉक्स में रखा जाता है, प्लेट बोल दीजिए, उसमें शुक्राणुओं की मारमेंट की जाती है, फिर उसे इंक्यूबेटर में 24 घंटे के लिए रखा जाता है और उसी 24 घंटे में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और फिर उसे वापस मादा के गर्भ में धारण कर दिया जाता है। तो अब ये सुविधा मोबाइल यूनिट के जरिए पशुओं को दी जाएगी। कहां से शुरू होगी बेटा? गुजरात। कहां से शुरू होगी? गुजरात से। याद है? बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पशुओं के लिए IVF सुविधा देने वाला, तो कितनी बड़ी बात है। पशुओं के लिए फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट पूछे तो आपको क्या रखना है? गुजरात रखना है। क्या रखना है? गुजरात। पशुधन में आपको बचा चुका था कि पशुधन में मतलब सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है? यूपी, फिर राजस्थान, फिर MP, याद है ना? ये आपको बताया था, यूपी, राजस्थान और MP सबसे ज्यादा पशुओं की जनसंख्या कहाँ है? यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर MP में आती है। अभी आपको याद रखना है। टेस्टेड बेबी, हाँ, इसको वैसे भी कहा जाता है, वैसे भी आप कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार किस मंत्रालय के अधीन आता है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया,
ये किसके अंतर्गत काम करती है? अब क्यों चर्चा में क्यों है वो भी बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कुछ डाटा है ही नहीं। चर्चा में क्यों है मालूम है? चर्चा में क्यों बताऊंगा आपको। चर्चा में क्यों है कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हमारे पास भैया डाटा ही नहीं है बोले। ठीक है, तो देख लेंगे, अभी बात करते हैं। हमारे पास डाटा नहीं है। डाटा नहीं है मतलब कहाँ का रिकॉर्ड नहीं। उसने कहा कि हमारे पास 1962 युद्ध के, 1965 युद्ध के, 1971 युद्ध का वह हरित क्रांति का डाटा नहीं है। हरित क्रांति का रिकॉर्ड नहीं है और ऐसा बोल के उसने सबको चौंका दिया है ना। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है जल्दी बताइए? ये आता है बेटा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय। इन्होंने चौंका दिया सबको कि यार हमारे पास नेशनल आर्काइव्स है ना, तो आपको याद रखना है नेशनल आर्काइव्स। नेशनल आर्काइव्स। अब नेशनल आर्काइव्स की बात करें तो ये इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई थी 1981 में कलकत्ता में। कलकत्ता, ठीक है। लैंस डाउन करके उस समय कौन थे? लॉर्ड थे, आपको याद रखना है। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1991 में कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और ये भी चर्चा में क्यों है? नेशनल आर्काइव जहां पर हमारा पूरा डाटा इकट्ठा होता है, पूरे देश का जो डाटा है वो नेशनल आर्काइव रखता है। और ये आपको संसद भवन में देखिए दिख भी रहा है। नेशनल आर्काइव जो है पूरा देश का डाटा रखता है। और इन्होंने चौंका दिया कि हमारे पास 62, 65 और 71 के युद्ध का कोई डाटा नहीं है, इसलिए चर्चा का विषय। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि नेशनल आर्काइव की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1991 में, ठीक है। लैंसडाउन उस समय हुआ करते थे, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षित क्षेत्रों के निकट गांवों का विकास करना, अक्षांशी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले गांवों का विकास करना, नक्सल प्रभावित जिलों में गांवों का विकास करना, या भारत की सीमा से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। चलिए, कल 200 होने वाली हमारी क्लास लगातार 2 जून से चल रही है। इसी उपलक्ष्य में आज 5K कर दो यार, जरा सा 200-250 रह जाता है हमेशा। फटाफट 5K करिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग मदद करोगे तो अभी अपन 5000 लाइव से ऊपर चलेंगे। चलिए लाइक एंड शेयर करें। चलिए क्या आएगा? ये बिल्कुल सही है। वाइब्रेंट विलेज, भारत की सीमा से सटे गांवों का बुनियादी ढांचा बनाना। देखिए क्या है कि गांव से जो सटे हुए भारत में जितने भी गांव जो बॉर्डर्स में है ना, उनके हालत बहुत खस्ता है। वो बेचारे हमेशा दहशत में रहते हैं कि कभी भी कोई गोला बारूद ना आ जाए, या वहां तक पहुंचने की कनेक्टिविटी नहीं रहती है। जैसे एक गांव तो मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, बद्रीनाथ के आगे जाते हैं तो आता है माणा, ये उत्तराखंड में है और ये चीन की तिब्बती सीमा से लगा हुआ है। पहुंचने में दिक्कत होती है, अभी तो थोड़ी बहुत वहां पर वो भी दूर है। तो वाइब्रेंट विलेज, देखिए ये माणा ही दिख रहा है मालूम है। सीमा से लगे गांव का विकास, ये प्रोग्राम है, इसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। और ये भी हमारे गृह मंत्री ने शुरू करा है, गृह मंत्री अमित शाह। अच्छी चीज है यार, बढ़िया। मतलब ये ऐसा सोचना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए, सरकार ने आयुर्वेद अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करा? सरकार ने आयुर्वेद अनुसंधान एवं विकास, ठीक है, टू विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड द डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। SMART, स्मार्ट, स्टार्ट, स्माइल या शिफ्ट, कौन सा दिया है भैया जल्दी बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू। स्टार्ट बता रहे, स्टार्ट। सी बता रहे हैं नहीं बेटा। शिवानी थोड़ा सा ठीक बोल रही है, चलिए बहुत बढ़िया। रोहित वगैरह तो स्मार्ट, क्या आएगा? स्मार्ट, SMART। ये सॉरी, ये शुरू करा गया है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च टेक्निक प्रोफेशनल, टीचिंग प्रोफेशनल। तो ये क्या है? स्कोप फॉर
स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च, ठीक है, इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ये याद रखना, स्मार्ट शुरू करा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और किसने शुरू करा? नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम। नेशनल, ये किसने चालू करा? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मैनेजमेंट मेडिसिन। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मैनेजमेंट ने चालू करा है। तो NCISM के द्वारा क्या चालू हुआ है? स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने चालू करा स्मार्ट, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बने? हु हैज बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? राहुल श्रीवास्तव, प्रणव आनंद, आदित्य मित्तल या कौस्तु चटर्जी? कौन बने हैं भैया भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर? कौन बने हैं? कलकत्ता के रहने वाले कौस्तु चटर्जी। कहाँ के हैं? कलकत्ता के। कितनी उम्र कितनी है इनकी? 19 साल। उम्र कितनी है इनकी? 19 साल, आपको याद रखना है। कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी हैं भैया। तो ग्रैंड मास्टर ये शब्द किससे जुड़ा है बेटा? शतरंज से जुड़ा है, आपको याद रखना है। भारत का, ठीक है, भारत का पहला फर्स्ट ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाए, ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ग्रैंड मास्टर तो वो थे आनंद जी, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। उसके बाद सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कितने थे भैया मिश्रा जी? कितने साल के थे? मात्र 12 साल के, देख लीजिए। और अभी कौन बनने हैं? बैनर्जी साहब या चटर्जी बोल सकते, तो ये है चटर्जी, ठीक है। ये चटर्जी हैं, कलकत्ता के 78 बने हैं ग्रैंड मास्टर, तो चटर्जी बने हैं, आपको याद रखना है, बहुत अच्छे। अभी कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था शतरंज का, ठीक है, बिल्कुल 44 नंबर, बिल्कुल। आनंद जी कब बने जरा बता दोगे फटाफट? सन क्या था आनंद जी का? सन क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आनंद जी का सन क्या था। आगे देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की गई? तो अंडर वाटर किस शहर में चालू गई बेटा? कोलकाता में, ठीक है। तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ हुई? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ हुई? कोलकाता, आपको याद रखना है। अब अगर आपको बता दो कि भाई भारत की पहली मेट्रो की बात करें तो वो भी कोलकाता में ही चली थी, आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर का दिन था, 1984 साल था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के कितने देश हैं जहां पर शहर है जहां कोलकाता मेट्रो चल रही है? शहर कितने हैं भारत के? 15 जहां मेट्रो सुविधा है, जहाँ क्या है बेटा? मेट्रो सुविधा, आपको याद रखना है, जहां आएगा मेट्रो सुविधा आपको बहुत अच्छे से। चलिए लाइक एंड शेयर करते चलिए दोस्तों, बहुत शानदार चीज आपको बता रहा हूँ। तो अंडर वाटर ये कहाँ मिलेगा? ऐसे पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो कहाँ मिलेगी? पानी के अंदर चलेगी, कलकत्ता, जहां पहली बार मेट्रो चली थी। और विश्व में सबसे पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी? 1868 में लंदन में, बहुत पहले चल गई थी। तो विश्व की पहली बार ट्रेन भी लंदन, विश्व की पहली बार मेट्रो ट्रेन भी लंदन, आपको याद रखना है।
हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? 61, 63, 65 या 67? अगर आपको है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन सा बनाया इन्होंने? 65वां। कौन सा बनाया? 65वां बनाया, 61वां नहीं है। अगर आपको स्थापना याद है तो बिल्कुल भी। कब बनी थी भैया? 1 जनवरी 1958 में। कब बनी थी ये? 1 जनवरी 1958 में। आपको याद रखना है। तो 60 2 और इधर 3, तो ये 65वां आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। और आपको याद है कि जब भी मैं डीआरडीओ की बात करता हूं तो रक्षा उपकरण कौन बनाता है? रक्षा उपकरण कौन बनाता है? आपको याद रखना है, डीआरडीओ। जितनी भी मिसाइल है डीआरडीओ की, मिसाइल तो प्रक्षेपण, ठीक है। मिसाइल प्रक्षेपण कहां से करते हैं? ये व्हीलर द्वीप से करते हैं। और ये व्हीलर द्वीप कहाँ आता है? जिसको कलाम द्वीप भी कहा जाता है, कलाम द्वीप भी नाम है इसका। और ये कहाँ आता है? उड़ीसा में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताएंगे। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी, बस 5 के होने वाले। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो तो मैंने आपको बता दिया। मिसाइल मैन ऑफ क्या? कलाम साहब, कलाम जी, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। मिसाइल मूवमेंट किसको कहते हैं? एक बार पहले भी पूछा था, जल्दी बताओ। वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत है, वेरी गुड। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। और सोमनाथ जी उधर के हैं, जल्दी बताओ। केटी थॉमस, क्या बात है। वुमेन की बात करूं, वुमेन, वेरी गुड। केटी थॉमस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मिसाइल वुमेन की बात करूं, मिसाइल वुमेन, क्या बात है, शाबाश, एक नंबर, शानदार। मध्य प्रदेश की बात करते हैं भैया, पटवारी, और पटवारी के पहले एमपीपीएससी आबकारी। तो चलिए मेरे मध्य प्रदेश के धुरंधर, फटाफट लाइक और शेयर करो। देखो मस्त क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाऊंगा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कितने लाख हेक्टर जमीन का लक्ष्य रखा है? कितने लाख हेक्टर का हमने टारगेट रखा है? यार इतने लाख हेक्टर हम सिंचाई कर देंगे। दोस्तों आपको जब भी सिंचाई की बात आए ना, इरिगेशन की बात आए, तो आपको याद रखना हम सबसे ज्यादा करते हैं नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नहरों से होती है, और उसके बाद आते हैं तालाब। तो तालाबों से अपन बहुत कम करते हैं। सबसे ज्यादा किससे करते हैं? बारिश के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन आता है हमारा नलकूप। तो कितना टारगेट रखा है? 65 लाख हेक्टर। कितना टारगेट रखा है? 65 लाख हेक्टर। ये याद रखेंगे, बहुत आईएमपी है। देखिए अच्छी चीज समझा देता हूँ। जब भी हम बात करते हैं, अभी हम कितने पे खेती करते हैं? अभी सिंचाई के लिए कितना है? अभी हमारे पास सिंचाई एरिया 31 लाख हेक्टर, ठीक है। और हमने लक्ष्य कितना रखा है? लक्ष्य 2025 के अंत तक कितना? 65 लाख हेक्टर, लगभग डबल ही हो गए भैया। क्या समझ रहे हो? डबल से भी ज्यादा, 65 लाख हेक्टर। तो देखिए हमने पहले 7 लाख, फिर 45 लाख, इस तरह से। तो आपको याद रखना है, ठीक है। हमने 2018 में, अभी फिलहाल ये 45 लाख तक पहुंच चुका, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। आपको याद रखना है 65 लाख हेक्टर भैया। इसके लिए हमने कितना खर्च कर रहे हैं? ये लक्ष्य के लिए 9,000 करोड़ खर्च होगा आगामी 2 सालों में। शिवराज सरकार कितना करेगी? 9,000 करोड़, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत आईएमपी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना कहां चलाई जाएगी? घर पे रहे। वेयर विल बी द होम स्टे स्कीम रन